जय हिंद। इससे पहले मैं जो पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, भारतीय संविधान जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उस संविधान में प्रस्तावना से शुरू करते हुए भाग एक तक आके हमने भाग एक को ख़त्म कर दिया है। भाग एक जो था उसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद था, तो वहाँ तक हमने ख़त्म कर दिया है। प्रस्तावना में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, कौन सा शब्द कब जोड़ा गया था, कब पेश की गई थी प्रस्तावना, किसने पेश किया था, कब उसको स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में जो समाजवादी आर्थिक समाजवादी समाज समाजवादी राजनीतिक आर्थिक जो न्याय है, समा समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है ये कहाँ से लिया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये सब हमने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ से सब लिया गया है। और 1 से 4 तक जो अनुच्छेद है उसको बता दिया हूँ कि एक भाग एक क्या है, भारत राज्यों का संघ होगा, उसमें कौन राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और जो अर्जित किए गए राज्य होंगे वो सभी राज्य होंगे, ये बताया हूँ। भाग 2 में बताया हूँ भारत की संसद किसी विदेशी राष्ट्र को अपने में मिला सकती है। भाग 3 में बताया हूँ कि भारत के आंतरिक राज्यों में संसद किसी भी राज्य को तोड़ फोड़ सकती है, अलग कर सकती है, एक में कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है, चाहे जो मर्जी उसका नाम बदल सकती है। उत्तर प्रदेश का नाम बदल कर राम पुरुषोत्तम राम प्रदेश कर दे, योगी प्रदेश कर दे, चाहे जो प्रदेश कर दे, मोदी प्रदेश कर दे, गुजरात का नाम मोदी प्रदेश कर दे, उधर जितना भी मतलब है पंजाब का नाम अमरिंदर प्रदेश कर दें, तो अलग अलग नाम है वो। तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। और अनुच्छेद 4 के तहत ये होता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में कार्य किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 जो भाग 20 में है संशोधन है, उसके तहत वह संशोधन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 4 में ही कहा गया है, एक अनुसूची होती है जो जो थोड़ा संविधान से हट के है, लेकिन उसमें सब कुछ लिखा रहता है। तो अनुसूची 1 में अब जो भाग 1 है, 1 से 4 तक अनुच्छेद है, उसमें कहीं भी भारत के किसी भी राज्य का नाम नहीं लिखा गया है, न राज्य का कितना क्षेत्रफल है वो लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा गया है। तो जो अनुसूची 1 है, उस अनुसूची 1 में उस राज्यों के नाम हैं, उनके क्षेत्रफल कितने हैं, वो कब बने थे, कब बनाए गए थे वो है। और उसी के तहत अगर राज्यों में की सीमाओं में परिवर्तन होगा या राज्यों का एक में समावेशन होगा, तो जो ये समावेशन होगा तो राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो प्रभावित होती हैं, क्योंकि वो जो है जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो फिर बाद में जो है स्टेट बनाए गए। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद 4 ठो राज्य बनाए गए, ब्रिटिश प्रांतदेशी रियासत, कमिश्नरी, यूनियन टेरिटरी। तो उसके बाद फिर भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, तो एसके धरा आयोग बनाया गया, जेवीपी समिति बनाई गई। दोनों समितियों ने जो मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है, प्रशासनिक आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पर होगा। तो इसके बाद फिर बनाया गया सर सहित फजल अली आयोग बनाया गया। फजल अली आयोग वो बनाया गया, तो उसने कहा कि मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए, लेकिन कहीं भी किसी भी राज्य में आने जाने पर उसके भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति से विभेद नहीं होना चाहिए। तो पहली बार जो है भाषा के आधार पर जो गठित किया गया राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953 को, समझ रहे ना। अब 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद फिर हो गया। अब प्रस्तावना जो सब बताई दिए हैं। अब भाग 1 जो है 1 से 4 तक, और इसमें फिर ये है कि नए नए राज्यों का जो गठन हुआ था, नए नए राज्यों का जो गठन हुआ है 1956 के बाद गुजरात बना, महाराष्ट्र बना, 1966 से पेप्सू टूट के हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो बना, 1972 में वो पूर्ण राज्य बना। उसके बाद फिर आपका ये क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ 1956 के तहत, कि सभी राज्य में एकजुट मिलता रहे। क्योंकि ये जो है नदियों के आधार पे है, प्राकृतिक रूप के आधार पे है, इसे तमाम तरह के मैं यहाँ पे लिख के बताया था। तो ये जितना भी चीज़ें हैं आपको मैंने बता दिया है। अब हमें क्या बताना है, भाग 2। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। ये है
5 से 11 तक, 5 से सिटीजनशिप, नागरिकता। तो नागरिकता से पहले जब नागरिकता हमारे संविधान में बनाई जा रही थी, लोग जो संविधान निर्मात्री थे लोग, वो जब नागरिकता का निर्माण कर रहे थे तो वो क्या सोचकर निर्माण कर रहे थे कि मतलब नागरिकता का मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये समझ लीजिए। सबसे पहले नागरिक क्या होता है, ये तो नागरिकता है। यहाँ पे जो है ये जो लिखा था भाग 2 का जो नाम है ये नागरिकता है, और 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है, ये जो अनुच्छेद है 5 से 11 तक, उसमें पूरा विस्तार बताया गया है। ये जो है ये लेसन का नाम है, ये पॉइंट वाइज जो है चल रहा है। लेसन का नाम नागरिकता है और ये जो है पॉइंट वाइज चल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे अब इतना भी बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, अभी तेज थे, अभी तो आज पता नहीं क्यों हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। तो अदर इससे पहले जो है हम थोड़ा तेजी से बोलते थे। तो ये जो है जो नागरिकता है, तो नागरिक कौन होता है? जैसे हर देश की नागरिकता है, पूरे विश्व में 193-95 जो भी देश हैं सबकी नागरिकता है, सभी जगह नागरिक रहते हैं। तो नागरिक किसे कहते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि नागरिक किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति है, भारत देश के राष्ट्र की जो एकता अखंडता है उसको बनाए रखने का जो पालन करता है, यहाँ के राष्ट्रध्वज का जो पालन करता है, यहाँ के सम्मान को बनाए रखता है, यहाँ की संविधान में दी गई बातों को मानता है। यहाँ के संविधान में, जैसे अब भारत के बारे में बता रहे हैं, तो जो व्यक्ति यहाँ का है वो यहाँ के संविधान में दिए गए बातों को मानता है, वो होता है उस देश का नागरिक, वो होता है उस देश का नागरिक। और इसी तरह हर देश का है, हर देश जो है अपने यहाँ का कुछ न कुछ संविधान बनाए हैं, कुछ न कुछ कार्य किए हैं, तो वहाँ का आपको पालन करना होगा। तो जो आप पालन करते हैं वो आप वहाँ के नागरिक हैं। समझा कि नहीं? हर देश का नियम है, हर देश नागरिक बनाता है, हर देश नागरिकता देता है। समझा गया? और ये जो है नागरिकता, नागरिकता एक प्रकार का ऐसा प्रूफ है जो किसी देश, कोई देश जो है, नागरिकता एक ऐसा प्रूफ है जो कोई देश अपने यहाँ रह रहे व्यक्तियों को एक आइडेंटिटी के रूप में प्रदान करता है, मतलब प्रूफ के रूप में प्रदान करता है। जैसे आधार है, अब विदेशी कोई व्यक्ति होगा तो उसको आधार से मतलब उसको तो आधार प्रदान किया नहीं जाएगा। हमारे यहाँ जितने लोग भारतीय हैं उनको ही नागरिकता प्रदान की जाती है ना। और नागरिकता बनाई क्यों गई, परिभाषा तो बता दी हमने। नागरिकता क्यों बनाई गई, संविधान जो बना रहे थे उनको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे नागरिकता बनाई जानी चाहिए, नागरिक यहाँ के तो बनाई जानी चाहिए। इसलिए बनाई जानी चाहिए कि आप अगर यहाँ के व्यक्ति हैं तो आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, भारत से चुनाव लड़ेंगे, तो आप जो है अच्छा नेतृत्व करेंगे हमारे देश के लिए। अब जैसे कोई अमेरिका से आया, चाहे लंदन से आया, यहाँ जैसे अंग्रेज आए थे तो अच्छा नेतृत्व कर रहे थे, वो तो अपने मन का चला रहे थे। लेकिन अब भारत के नागरिक हैं और यहाँ पे आपकी नागरिकता आपको प्राप्त है, तो आप यहाँ के बारे में सोचेंगे, आप यहाँ के बारे में सोचेंगे। तो यही सब सोच के जो है हमारे संविधान निर्मात्री जो लोग हैं उन्होंने नागरिकता की दी कि यहाँ का जो भी कोई व्यक्ति रहेगा तो जो चुनाव लड़ेगा वो यहाँ के हिसाब से चुनाव लड़ेगा, यहाँ की हर चीज़ के बारे में जानेगा, उसको मत देने का अधिकार होगा। तमाम तरह की जो बातें हैं वो सोचकर नागरिकता को बनाया गया। समझ आ रहा है कि नहीं? नागरिकता को यही सोचकर बनाया गया था। तो अब क्या है कि जब नागरिकता बना दी गई तो नागरिकता किसको दी जाए, कौन है हमारे देश का नागरिक, किसको किसको दी जाए, किसको नागरिक बनाया जाए। क्योंकि हमारा जो भारत है 1947 में आज़ाद हुआ और भारत 2 राज्यों में बट गया, पूरा एक संपूर्ण भारत 2 राज्यों में बट गया। आज भी देखिए पाकिस्तान का निर्माण हुआ है,
नया पाकिस्तान पैदा हुआ है, भारत का है, भारत स्वतंत्र हुआ है। तो गीता में साफ साफ लिखा है जो पैदा हुआ है उसको मरना तय है। तो पाकिस्तान एक दिन मरेगा, ये तय है। समझा कि नहीं? तो अब हमारे जो संविधान निर्मात्री थे उन लोगों ने ये सोचा कि किसको नागरिकता दी जाए, कौन कौन से नागरिक होंगे लोग, क्या आधार होना चाहिए नागरिकता मतलब नागरिकता देने का। तो ये जो है अनुच्छेद 5 से जो 11 है यही इसमें लिखा गया है। तो अनुच्छेद 5 जो है वो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है कि? देखिए, सबसे पहले जो नागरिकता है उसका वर्णन अरस्तु ने किया था। सबसे पहले नागरिकता का जो वर्णन है उसका वर्णन अरस्तु ने किया था। तो जो जैसे अब नागरिक है यहाँ का, तो अब हमारे देश में तो कई प्रकार के व्यक्ति हैं। जैसे एक पर्सन है, कोई एक निजी पर्सन है, कोई पर्सन, एक कोई पर्सन है, एक हमारे यहाँ का सिटीजन है, एक हमारे यहाँ का सिटीजन है, एक होती है माइनॉरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। देखिए, ये जो पर्सन है ये कहीं का भी व्यक्ति हो सकता है, पूरे विश्व के ऑल वर्ल्ड में कहीं का भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो सिटीजन होगा वो पर्टिकुलर उस देश का नागरिक होगा। जो सिटीजन होगा उस पर्टिकुलर उस देश का नागरिक होगा। जैसे पर्सन में कोई हमारे देश के ताजमहल को देखने आ जाए, ताजमहल को देखने आ जाए, लाल किला देखने आ जाए, कुतुब मीनार देखने आ जाए, ऐश्वर्या राय को देखने आ जाए, तमाम तरह की बातें हैं। तो वो जो है वो पर्सन है, वो पर्सन है। और ये सिटीजन जो है वो भारत का एक नागरिक है, भारत का नागरिक है। तो किसी भी देश में इतने प्रकार के तो लोग रह ही सकते हैं, आते हैं घूमने लोग एक आध महीना, जिनका वीजा बनता है, जैसे लोग पर्यटन स्थल पर नहीं आते हैं, तो वो जो रहते हैं वो भी तो पर्सन है, कहीं के कहीं के व्यक्ति तो है ना। भले वो कनाडा के हों, अमेरिका के हों, चीन के हों, लेकिन वो तो कहीं के भी तो व्यक्ति है ना। तो वो भी हैं, तो हमारे भारत में रहते हैं कि नहीं आके। जैसे आप कभी सारनाथ जाइए, चाहे बिहार के गया में जाइए, तो वहाँ पे देखिए तो बहुत से लोग रहते हैं। समझ आ रहा है नहीं? तो ये पर्सन जो है वो पर्सन कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सिटीजन होता है वो एक पर्टिकुलर देश का होगा। और इसी नागरिक में माइनॉरिटी होती है। जो माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब है कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जैसे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो या जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक हो। जैसे हिंदू हमारे पूर्वोत्तर राज्य में अल्पसंख्यक है जनसंख्या के आधार पर। भाषा के आधार पर बहुत से अल्पसंख्यक हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। तो ऐसे बहुत सी भाषाएं हैं जो मतलब बहुत कम बोली जाती हैं। तो भाषा के आधार पर भी क्या है, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं। तो किसी भी देश में इतने प्रकार के नागरिक तो रह ही सकते हैं। समझा रहे नहीं? और सबसे पहले नागरिकता का वर्णन किसने किया था? तो वो है अरस्तु ने किया था। कौन किया था? वो अरस्तु ने किया था। नागरिक कौन होता है ये बता दिया मैंने, नागरिकता किसे कहते हैं ये बता दिया मैंने। अब क्या करना है कि अब अनुच्छेद 5 पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। अनुच्छेद 5, इसमें ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में संविधान के हमारा संविधान प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 को, पूर्णतः क्या हुआ, लागू हुआ। देखिए ये क्वेश्चन और बन सकता है, क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्णतः लागू हुआ ना, 26 नवंबर 1949 को हमारा देश में जब हमारे देश ने जब अपना संविधान अपनाया 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन जो है अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 जो है ना ये लागू हो गए थे। उसी दिन ये उसी दिन लागू हो गए थे।
क्योंकि नागरिकता का भी तो विचार करना है, तो वही बनाने के लिए सब वो उसको लागू कर दिया गया था। तो क्या है इसमें, क्या है कि अनुच्छेद जो 5 है ये बोलता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 जनवरी 1950। अब देखिए कुछ तो इसमें ये बोला गया है कि 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से जो हमारे देश में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे। और जो 26 जनवरी 1900, जब देखिए हमारे जो संविधान निर्मात्री हैं वो एक्चुअली कोई ऐसा नियम ही नहीं बना कर गए थे। ये तो जो है 5 से 8 9 तक मैं जो पढ़ाऊंगा ना, वो उस समय के चीजों को, उस समय के लोगों को मतलब बांधने के लिए ऐसे नियम बनाने पड़े थे। उस समय की व्यवस्था को मतलब सही ढंग से करने के लिए ऐसे नियम बनाए गए थे। ये तो बाद में हमारे संविधान में अधिनियम पारित हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, नागरिकता पे अधिनियम बनाया गया, तब उसके बाद हमारे यहाँ नागरिकता मिलती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो ये कहता है कि सबसे पहले इसमें कहता है कि जो कोई व्यक्ति है उसका जो जन्म है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। कहाँ हुआ हो? भारत में। देखिए ये क्यों, ये मतलब क्या सोच रहे थे हमारे संविधान निर्मात्री के लोग, ऐसा क्या चीज सोच रहे थे जो इस चीज को लिखना पड़ा। जैसे वो जो कोई नियम अधिनियम नहीं बना के गए, तो उन लोगों ने ये लिखा कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, और बाद में भी जो जिसका जन्म होगा वो भारत का नागरिक होगा। जैसे मान लीजिए जब कोई अधिनियम नहीं बनाया गया, तो जैसे मान लीजिए मेरे जो पापा हैं, उनके जो पापा हैं हमारे दादाजी जो हैं, तो उनको जो नागरिकता मिली है ना, उनको जन्म के आधार पर मिली। कैसे? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है उसको नागरिकता जन्म के आधार पर दी जाएगी, जन्म के आधार पर दी जाएगी। समझ में आ रहा है कि? और दूसरा है, यदि उसके माता पिता भारतीय हो, अब क्या हुआ कि ये जो है माता पिता भारतीय हो। अब जैसे महात्मा गांधी जी थे, उन पे अच्छा समझाया जा सकता है। ये जो है महात्मा गांधी जी, उनका जन्म तो भारत में हुआ, तो उनको नागरिकता भारत में दी गई। अब वो चले गए थे इंग्लैंड पढ़ने, तो उनको वहां से ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि मतलब अगर आप कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी ना। हाँ, जो बाद में नियम बनता है वो अलग नियम बनता है। अभी तो ये फिलहाल ये समझाने के लिए है। तो इसमें जो है उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसके माता पिता क्या है, भारतीय हैं। दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए जब हमारे यहाँ संविधान बनाया जा रहा था, तो अनेकों जो हमारे भारत के क्रांतिकारी लोग थे वो विदेशों में लड़ रहे थे। अब जैसे महात्मा गांधी जी गए, अब कस्तूरबा जी को नहीं लेकर गए, मान लीजिए लेकर जाते और वहां पे रहते, अगर उनका कोई बच्चा पैदा होता तो वो मतलब उसको नागरिकता कहाँ दी जाती? भारत में दी जाती। अब कैसे दी जाती? जो महात्मा गांधी जी हैं उनको नागरिकता मिली है, उनके पापा जो उनका जन्म हुआ है, उनका जो पहले जन्म हुआ उनको जन्म के आधार पर मिला। हम बता रहे हैं क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ नियम नहीं बना था, लेकिन हम एक चीज समझाने के लिए बता रहे हैं, ये नहीं कि नागरिकता उनको मिली। समझा रहे कि नहीं? 30 जनवरी 1948 को तो गांधी जी मर ही गए थे, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। अरे सॉरी, लागू नहीं हुआ, मतलब बनकर तैयार हुआ। तो हम आपको समझाने का एक तौर तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आप गांधी जी के बारे में जानते हैं, ज्यादातर जानते हैं, वो गए थे विदेश में, तो आप उनके बारे में जानते हैं, तो आप सुटेबल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो जो गांधी जी के पिताजी का जन्म हुआ, अगर उनको नागरिकता दी जानी चाहिए थी तो इस पे दी जाती।
इस जन्म के आधार पर। अब जो है, अब ये जो है महात्मा गांधी जी हैं, ये तो भारत में पैदा हुए, तो इनको भी तो नागरिकता यहाँ पे मिलनी चाहिए, यहाँ के आधार पर। ये जो है यहाँ के आधार पे ये इनको भी मिला। लेकिन ये जब गए गांधी जी और उनकी पत्नी चली गई इंग्लैंड में और उनका बच्चा वहां पे पैदा हुआ, तो उसको नागरिकता किस बेस पे दी जाएगी? उसको नागरिकता किस आधार पे दी जाएगी? तो वही आधार को बनाने के लिए इस चीज का प्रयोग किया गया। समझा रखने कि मतलब इस वंश से नहीं हो तो उस वंश पे जाके मिल जाए। समझ आ रहा है? और तीसरा था, संविधान लागू होने से, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से कोई व्यक्ति भारत में, कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, क्या हो, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हो गया। अब इससे पहले आप कहेंगे कि क्या पगला गए क्या मास्टर जी, इतना तो बता ही दिया, अब सबको नागरिकता जो है मिली गई ना, जो है नागरिक हो ही गए, तो इसको क्या बनाने की जरूरत थी? जन्म के आधार पर तो नागरिकता मिलती ही सबको। अरे ये जो है ना, ये जो बनाया गया था ना, ये संविधान के बाद जितने लोग पैदा होंगे उनको नागरिकता किस बेस पे दी जाएगी, ये वो सोचकर बनाया गया था। समझ रहा है कि नहीं? हम आपसे बार बार कर रहे हैं कि हम समझाने के लिए गांधी जी को बता रहे हैं, उनको उधर मत ले जाके देखिएगा। इस संविधान लागू होने के बाद हम तो वो ब्रिटेन में गए थे, विदेश का मामला है इसलिए हम बता रहे हैं आपको ना। समझ रहा है कि नहीं? यहाँ पे वंश भी लिख सकते हैं, कोई भी वंश, आपको वंशज होना चाहिए। ये जो है बनाया गया, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से कोई भारत में रह रहा हो, जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए बहुत से इंग्लैंड के भी तो लोग थे यहाँ पर। अरे लॉर्ड माउंटबेटन जो था हमारे अंतरिम सरकार तक था वो, और उस समय ये नियम बनाए जा रहे थे। तो मान लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे रहता, तो उसको नागरिकता आप किस बेस पर देते? बताइए, आप किस बेस पर देते लॉर्ड माउंटबेटन को नागरिकता? इसी बेस पर देते, ये जो है इसी बेस पर देते ना। हमारे यहाँ आयरलैंड की महिला थी एनी बेसेंट, बहुत दिन से थी, बहुत से सोसाइटी कई कोई सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया है। तो वो जो रह रही हैं तो उनको नागरिकता कहाँ से दी जाएगी? बहुत से विदेशी थे जो हमारे भारत के लिए लड़े, बहुत से विदेशी थे जो हमारे भारत के लिए लड़े, तो उनको नागरिकता कहाँ से दी जाएगी? इसी बेस पे न दी जाएगी, कैसे दी जाएगी बताइए? जो हमारे देश में आके हमारे देश के लिए लड़े विदेशी लोग, उनको जो नागरिकता देना है, तो उस समय जब नियम बनाए जा रहे थे तो कुछ सोच कर बनाए। देखिए उस समय के जितने भी लोग थे, जितने भी नेता थे, सब पढ़े थे। और जो आज लोग कहते हैं ना कि कैसे इतना अच्छा संविधान लिख दिया गया, जो अच्छा संविधान लिखा गया ना, एक पता नहीं कैसी कहानी है कि मैं वो मुकम्मल किताब हूँ, पता नहीं, हमको याद नहीं आ रहा है, कभी पढ़ना, मैं भारत का संविधान वैसा कुछ है, हमको याद नहीं आ रहा है। तो जो ये नागरिकता उन लोगों को दी जा रही थी ना, और ये जो लिखे थे संविधान लोग बहुत पढ़े थे, कोई ICS था तो कोई क्या था, कोई डॉक्टर था क्या। आज को देखते हैं, आज कोई नेताओं का तो लगता है फर्जी डिग्री सब ले लिए हैं। सही से उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि हमारे देश के कौन से भाग में नागरिकता है और कौन से अनुच्छेद में नागरिकता क्या, कौन सी चीज दी जाती है, उनको ये भी तक नहीं पता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनको ये तक नहीं पता होगा कि कौन से बेस पे नागरिकता किसको दी जाती है। अरे वो तो हमारे ब्यूरोक्रेट सभी लोग हैं। हम तो ब्यूरोक्रेट लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कृपया देश को बदलने की कोशिश करिए आप लोग। समझ रहे हैं? देखिए इस देश को गर्त में जाने से ब्यूरोक्रेट ही बचा सकते हैं, नेताओं की तो कोई हिम्मत नहीं है भाई, नेताओं की कोई हिम्मत नहीं है, नेता कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो
जो नागरिकता हम यहाँ दी गई उन लोगों को, तो ये जो है वो नेता उतना पढ़े लिखे रहते तो हमारे यहाँ के आज के जो अपने मन से कोई नियम पारित कर देते जी, पूछते नहीं सबसे। तो ये जो है अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व कोई भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक होगा। जैसे में एनी बेसेंट थी, मान लीजिए लॉर्ड माउंटबेटन रहता तो उसको भी दिया जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इसको इसके तरफ दिया जाता। तो इसमें क्या है, इतनी चीजें हैं। समझ में आ गया? इतनी आसानी से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। अब इससे बेसिक कुछ नहीं लिखा है, ये जो है ना, इससे बेसिक कुछ भी नहीं लिखा है। यही लिखा है जो हम बता रहे हैं, इतना ही है। अब इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। समझ आ रहे हैं? तो एसएससी सीजीएल हो चाहे यूपीपीसीएस हो, कुछ भी हो, समझ आ गया? इतना ही पूछेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो है ना, इनका औचित्य कोई नहीं है ना फिलहाल क्या, अब कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो नागरिकता मिलती है, हमारे यहाँ के लोगों को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, वो 1955 में बनाया गया था नियम, उसके आधार पर। समझ में आ रहा है ना? वो उसके आधार पर मिलती है। अब अनुच्छेद 6 पढ़ना है, इसको हम मिटा देते हैं। अनुच्छेद 6 आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम स्लो स्लो बोल रहे हैं तो जो आवाज है इसकी, वो आप है कृपया बढ़ा लीजिएगा, 1.25 कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? उस आवाज को 1.25 कर लेंगे, हो जाएगा। अनुच्छेद 5 पढ़ लिया है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को आवर्जन अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को आवर्जन किए गए व्यक्ति की नागरिकता। जैसे जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो गांधी ने एक बात सुनते हैं, गांधी जी ने कह दिया था कि जिसको भारत में रहना हो भारत में आके रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना हो पाकिस्तान में जाके रहे, ऐसा कहे थे गांधी जी। तो वही जो लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आए, तब उनको भी तो नागरिकता दी जानी चाहिए कि नहीं? ये बताइए, उनको नागरिकता दी जानी चाहिए कि नहीं, ये बताइए आप। नागरिकता उनको दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? तो नागरिकता उनको दी जानी चाहिए। तो एक डेट हमारे यहाँ फिक्स कर दिया गया, एक डेट जो है क्या है, वो फिक्स कर दिया गया, 19 जुलाई 1948। ये है, ये परमिट रूल था। 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी व्यक्ति भारत में आए पाकिस्तान से, उनको रहने के लिए ये जो है ना, यहाँ पे 6 महीने रहना पड़ेगा। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आएंगे पाकिस्तान से, तो आपको 6 महीने रहना पड़ेगा, और 6 महीने रहने के बाद आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। और उससे पहले 19 जुलाई 1948 से पहले, जब भी मैं बताया हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जिसको भारत में रहना हो भारत में आके रहे, जिसको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में जाके रहे। तो वही जो हुआ, तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ गए उनको परमिट रूल का पालन ही नहीं करना था, क्योंकि ये
19 जुलाई 1948 के बाद लगा, लेकिन हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था। लगभग 11 महीने बाद ये रूल लगा। तो 11 महीने बाद तो बहुत से लोग आ गए, लेकिन ये बीच में जो पाकिस्तान है ना, ये बहुत रद्द आदमी था। ये बहुत मारपीट करने लगा, मतलब मारने काटने लगा, हिंदू मुस्लिम करके सब कुछ ये बर्बाद कर दिया। तो ये जो है 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत में आएगा परमिट नियम के तहत आएगा और वह 6 महीने भारत में रहेगा, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा? उसको जो है नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये अनुच्छेद 6 में है। देखिए, ये उस समय के परिस्थितियों को देख के बनाया गया था। क्या है? उस समय की परिस्थितियों को देखकर ये है जो है बनाया गया था। समझा रहा है कि नहीं? 19, ये डेट देखिए, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान से भारत आए लोगों का है जो परमिट रूल है। देखिए, जो मिल्खा सिंह है ना, मिल्खा सिंह, अभी तो वो फ्लाइंग सिख उन्हें कहा था, वो अभी फिलहाल एक्सपायर हो गए हैं, कुछ ही दिनों पहले एक्सपायर हुए हैं। तो ये जो है वो इस समय आए थे, तो ये उसके बाद आए थे, 19 जुलाई 1948 के बाद हुआ है। तो उनको क्या पता था कि पाकिस्तान इतना बेउजर पर हरकत करने लगेगा। तो इसके बाद आए, तो उनको ये परमिट रूल का पालन करना पड़ा था, जो है 6 महीने तक रहना पड़ा था। समझ आया कि नहीं? अब अनुच्छेद जो है 7, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 ये कहता है कि जो कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद भारत का कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया हो, पाकिस्तान गया हो और उसके बाद फिर भारत में आ गया हो, उसके लिए जो नागरिकता है। जैसे क्या हुआ कि जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, तो लोगों को लग गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग थी जो स्वीकार जल्दी नहीं करना चाहती थी, वो पहले ही पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान एक स्टेट है, उसकी मांग कर चुकी थी। तो लोगों को ये लग गया था कि भारत तो आज़ाद हो ही जाएगा, चलिए जिसको जिधर जाना उधर चले जाते हैं। तो उसी को सोचकर लोग जो है 1 मार्च 1947 के बाद ये जो है टाइम पीरियड दिया गया था कि इसके बाद जितने लोग गए हैं पाकिस्तान, जैसे ये जो 19 अनुच्छेद 6 था, वो डायरेक्ट जो पाकिस्तान से आए हैं उनके लिए था। अनुच्छेद 7 जो है भारत से जो पाकिस्तान गए हैं 1 मार्च 1947 के बाद और फिर वापस आए हैं 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान में गए हैं और फिर उसके बाद आए हैं, तो उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? आप बताइए भाइयों बहनों, किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भूल के चला जाता है और सुबह में जाता है और सुबह में भूल कर चला जाता है और शाम को लौट कर चला जाता है, तो उसे भूला नहीं कहते, उसे भटका कहते हैं। तो ये जो है इन लोगों के भी ऊपर यही नियम लागू हुआ था कि ये लोग भी क्या है, भटके हुए हैं। समझा रहे? ये लोग भी क्या है, भटके हुए। देखिए, समझाना है तो भाई थोड़ा स्लो समझाएंगे तभी तो समझ आएगा। आप तेजी से बोल देंगे तो दिक्कत होगी। तो ये है, तो यही दिखा है, भारत का कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया हो और उसके बाद फिर भारत में आ गया हो 1 मार्च 1947 के बाद।
उसे भी 6 महीना रहना होगा। परमिट नियम का पालन करना होगा। उसको भी परमिट रूल का पालन करना होगा। अब भले भारत के नागरिक हैं और लिख दिया कि भारत के वंश के आधार पर नागरिकता, तो वो सब कुछ नहीं। अगर आप गए हैं तो आपको इसको नियम का पालन करना होगा। जो 5 में मैं बता रहा था कि माता पिता कोई भी भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए वो चले गए, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत से मौसी मौसा दादी दादा नानी ना सब लोग इधर उधर रह गए थे। तो वंश के आधार पे जो दूसरा वाला मैं बता रहा था माता पिता या वंश के आधार पे, तो उस आधार पे तो ये कहेंगे ना कि हम भारत के नागरिक थे, तो कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है परमिट नियम का पालन करना होगा आपको, और है ये परमिट नियम को बिना पालन किए भारत में नहीं आ सकते हैं। समझा है नहीं? तो अनुच्छेद जो 7 है ये कहा यही कि भारत का व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान गया है और पाकिस्तान से फिर वापस आ गया है तो उसको क्या है, नागरिकता देनी चाहिए। उसको नागरिकता देनी चाहिए, तो वो उसको नागरिकता दी जाती है। समझ में आ गया? अनुच्छेद 7 समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 8 बताते हैं। अनुच्छेद 8 दिख रहा है ना? इसमें ये लिखा है कि भारत के बाहर रह रहा कोई भी बच्चा भारत का नागरिक होगा। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का अच्छा ये बताइए, इसको यहीं पे लिख के छोड़ दे या इसके आगे कुछ हो सकता है? दिमाग लगाइए। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक हुआ, ये सुटेबल रह रहा है, तो इससे इसका मतलब तो ये होगा कि सभी विश्व के जितने भी बच्चे हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। होगा कि नहीं? सोचिए, मान लीजिए हम इतना भी छोड़ दे रहे हैं तो सोच के देखिए क्या होता है। दिमाग लगाइए, इसके आगे कुछ लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा। अगर आप पढ़े तो तुरंत बता देंगे कि लिखना है यहाँ पे, लेकिन जो नहीं पढ़ा थोड़ा सा उसको जो जानकारी देना है तो वो सोच के बताएगा कि मतलब क्या है, लिखना चाहिए आगे कि नहीं। क्योंकि आप जो है दिमाग का भी थोड़ा कुछ प्रयोग करिए कि मतलब बिना दिमाग का प्रयोग के जो होगा वही, तो जो है ये क्या है, भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि, यही चीज जोड़ा गया है, यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। या दोनों भारतीय हो, उससे क्या मतलब दोनों भारतीय हो। अब मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए कैटरीना कैफ और सैफ अली खान, कैटरीना कैफ सैफ अली खान, इनका जो बच्चा हुआ इंग्लैंड में हुआ। कैटरीना कैफ सलमान खान, अरे सैफ अली खान का जो कैटरीना कैफ आ रहा भाई, कैटरीना कैफ नहीं, पता नहीं क्या नाम है यार उस बंदी का, कैटरीना कैफ नहीं है भाई, ऐसा उसका भी नाम कुछ है। देखिए उसका नाम वहाँ नहीं याद आ रहा है। करीना कपूर, हाँ करीना कपूर सैफ अली खान जो है उनका बच्चा जो हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। तो अब जो इंग्लैंड में हुआ तो उसको नागरिकता दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? आप ही हैं, आपकी औरत जो है, आप हैं, दोनों लोग गए हैं विदेश में कमाने, वहीं पे प्रेगनेंसी हुई
और प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा पैदा हुआ तो उसको नागरिकता आप भारत की दिलवानी चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो आप सोचेंगे ना कि हम अपने देश की नागरिकता उनको दिलवाएं। तो किस आधार पर दिलवाएंगे? उसका तो जन्म अनुच्छेद 5 के तहत भारत में हुआ ही नहीं है। अनुच्छेद 5 के तहत पहला में क्या लिखा गया है कि वह भारत में जन्मा हो, तो उसका तो जन्म नहीं भारत में, तो कैसे नागरिक होगा बताइए? तो अनुच्छेद 5 में ही दूसरा कहा गया है कि उसके माता पिता भारतीय हों। तो इसी में है अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि भारत के बाहर यदि कोई पढ़ने गया है या वहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ है या कुछ भी हुआ है, अगर वह भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो या भारतीय हो। क्या हो? भारतीय हो। यही अनुच्छेद 8 कहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यही लिखा है और कुछ दूसरा नहीं लिखा है इसमें, और मैं कुछ बना के नहीं लिख रहा हूँ, सब कुछ वही है। सब आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा सब कुछ। अब अनुच्छेद 9 पढ़ते हैं। अरे इसी के तहत सानिया मिर्जा भी है, इसी के तहत सानिया मिर्जा भी है। सानिया मिर्जा का जो लड़का है उसको जो मिलेगी नागरिकता, चाहे प्रियंका चोपड़ा है, हमारे खोपड़ा दिमकवा इन लोगों का, इनके नाम, इन भारत में इन लोगों कोई पसंद नहीं आता है का? भारत की इज्जतियां एकदम उछालनी चाहती हैं सब। हम तो किसी कोई भी ऐसा बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा फिल्म स्टार हो, किसी को देखे नहीं यार कहीं की बड़े स्टेज की हीरोइन को उठा ला दे, कोई हॉलीवुड की हीरोइन ला दो यार भारत में। हॉलीवुड की हीरोइन लाओ, कोई हीरो जो हो। सुशांत सिंह राजपूत थे, वही एक व्यक्ति थे जो हॉलीवुड की हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाए हैं। वो उपलब्धि सिर्फ उनके पास हासिल थी, सिर्फ खैर अब तो दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि वो नेपोटिज्म को दबा कर आगे गए थे। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, समझ रहे हैं? उसको दबा कर वो आ गए थे क्योंकि उनके फैमिली का कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। जैसे वाजपेयी जी हैं, और कोई है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं, जैसे पहले भी सलमान खान जो गए हैं, ये लोग सलमान खान, ये शाहरुख खान, अक्षय कुमार जी, ये लोग जो गए हैं ये नेपोटिज्म के खिलाफ ही गए हैं। अब तो फिलहाल जो जैकी श्रॉफ है, इधर ये खुशी कपूर, अर्जुन कपूर, ये जो ये जानवी कपूर, ये सब जो भी हैं ये तो नेपोटिज्म से ही चल रही हैं। अच्छा, अभिषेक बच्चन हो, समझ में आ रहा है ना? ये जो नेपोटिज्म की से चल रही है। तो जो ये सानिया मिर्जा है, चाहे प्रियंका चोपड़ा है, कोपड़ा है, उसका जो नागरिकता उन सबों के बच्चों को कैसे दी जाएगी? अगर उसका बच्चा 18 साल बाद भारत की नागरिकता लेना चाहेगा तो यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी, नहीं तो ससुराल अमेरिका का लेगा, तो जो ससुराल अमेरिका पाकिस्तान का ला तुम लोग। क्योंकि नागरिकता का मतलब होता है, जैसे आप 18 साल के पहले तो नागरिकता लेके करेंगे क्या? आपको कोई मतलब हो तो नहीं है। 18 साल के पहले ना आपको चुनाव लड़ने दिया जाएगा, न आपको मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा, न 18 साल के पहले। अब तो 16 साल कर दिया गया है गाड़ी उड़ी चलाने के लिए, तो क्या करेंगे आप? तो इसीलिए 18 साल बोला जाता है कि 18 साल बाद जो है नागरिकता लेनी पड़ेगी, तो उसको जो अच्छा लगेगा वो वहां का लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 8 यही कहता है। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। अब वरस्तु माइनॉरिटी साइनॉरिटी सब क्या। अनुच्छेद जो 9 है ये कहता है, अगर आप भारत की नागरिकता छोड़कर किसी, नहीं, इसमें ये कहता है अनुच्छेद 9 में, किसी देश की नागरिकता अगर आप स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर भारत का कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता
स्वेच्छा से त्यागता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो। ये जो है ना, भारत का कोई व्यक्ति, भारत के अलावा, ये जो है थोड़ा सा ही गलत हो गया। ये जो है इसमें ये लिखा गया है, अनुच्छेद 9 में ये लिखा गया है कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी नागरिकता जो है, उसकी जो नागरिकता है वह, देखिए जब कभी भी आपका कुछ छूट जाता है, आप नहीं लिख पाते हैं, तो इसको इसी तरह बनाकर लिख दीजिए। ये इसको यहाँ टच करा दीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर लिख दीजिए, वो सही हो जाएगा, उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो उसकी जो नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या होगा? उसकी जो नागरिकता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में यही है। और सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, ये लोग इसी बेस पे भारत में हैं। यही जो नियम है इसी पे, क्योंकि उन लोगों ने भी पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण नहीं की है। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा जी वो भारत, ये जो है प्रियंका चोपड़ा जी ने भी निक जोनस के साथ जो है वो शादी है ना उसकी, निक जोनस पति है उसका, तो उसके भी मतलब वहाँ पे भी ग्रहण नहीं किया। वो ग्रीन कार्ड जो होता है उसके तहत वो वहाँ पे रह रही है अपने पति के साथ। तो ये जो है नागरिकता 9 में है, जो भारत का कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से ग्रहण कर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, चाहे क्यों न उसके माता पिता भारत के नागरिक हों। अगर वो ग्रहण कर लिया तो उसकी समाप्त हो जाएगी, भले ही उसके माता पिता भारत के नागरिक क्यों ना हो। अगर दोबारा उसको नागरिकता लेना हो तो ससुराल 7 साल यहाँ रहो, उसके बाद तो नागरिकता मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? अनुच्छेद 9 में यही कहा गया है। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, उसको कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता का बने रहना। जब तक आप कोई जैसे इसमें ये बताया गया है कि आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। आपकी नागरिकता जो है कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि आपकी नागरिकता अगर कोई छीन लेता तो मान लीजिए कि नागरिकता का बना रहना जब तक आप असंवैधानिक तरीके का कार्य न करें। जैसे मान लीजिए कि अभी चाइना भारत में युद्ध हुआ और आप आगे ट्रेन पे एनटीपीसी का रिजल्ट लेकर आ गए, नहीं हमको क्या दो, रोजगार दो, मार के भगा देगी। समझा रहा है कि नहीं? मार के गृह मंत्रालय भगा देगी, और गृह मंत्रालय भगा देगी और नागरिकता छीन लेंगी, और जब नागरिकता छीन लेंगी तो आपको रोजगार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत नागरिक ही नहीं है, तो आपको रोजगार मिलेगा ही नहीं। समझा रहा है कि नहीं? तो अब जैसे मान लीजिए, अब ये जो है ये इसका बनना बहुत जरूरी था, इसका बनाना बहुत जरूरी था। क्यों, किस लिए जरूरी था? मान लीजिए इसमें ये नहीं बनता तो
आज की पार्टियों को यही दिक्कत है ना कि हम आज सत्ता में है तो अगली पार्टी कभी सत्ता में ना आए। तो आज की पार्टी में, आज के सत्ता में है अमित शाह जी, अब वो दिमाग लगाते, अरे ससुरा ये तो नियम है कि नागरिकता छीन लो, तो कहाँ ये नहीं रहता तो सबकी नागरिकता छीन लेते अमित शाह। और गृह मंत्रालय फिलहाल उन्हीं के पास है, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है, तुरंत छीन लेते। कहते हटा ससुर, नहीं तो न तुम्हारी नागरिकता रहेगी न तुम चुनाव लड़ोगे। इसीलिए ये कहा गया है कि आपकी नागरिकता कोई नहीं छीनेगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप यथावत कोई ऐसा कार्य न करें जो देश के विरुद्ध हो। अब चाइना पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, आप कहेंगे चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, चाइना मार के भगा देगा, जा चाइना में रहो ससुर उधर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुच्छेद 10 यही कहता है आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता जब तक आप यथावत कोई देशद्रोह या गलत कार्य न करें। समझ में आ रहा है ना? यही अनुच्छेद 10 कहता है। अब अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि भारत में नागरिकता का जो कानून है, एक अच्छा कानून नागरिकता का संसद बनाएगी। नागरिकता पर जो कानून है वो क्या है? एक अच्छा सा कानून संसद बनाएगी, कौन सा नियम कैसा करना है, और संसद का जो है गृह मंत्रालय। इसीलिए कह रहे थे कि ये जो अमित शाह जी दिमाग लगाते गृह मंत्रालय फिलहाल के पास तुरंत सबके नागरिकता छीन लेते कांग्रेस के नेताओं की। अरे जैसे मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में रहती तो तब कांग्रेस वाले छीनते, होता कि नहीं होता? अरे जैसे इंदिरा गांधी, एक हमारे यहाँ वो चलता है, आप चला था मीसा एक्ट चला था। मीसा एक्ट के तहत पूरे लोगों को उस समय उठवा कर उन्होंने जेल में डलवा दिया था कि अब ये लोग देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। जीत गई थी चुनाव इंदिरा गांधी जी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यही अमित शाह भी दिमाग लगाते कह रहे ये तो उस समय इंदिरा गांधी खेल खेली थी, हम भी खेल दे रहे हैं। अरे चाहे ये सत्ता में होते तो ये भी करते, कांग्रेस वाले भी करते, ऐसे थोड़ा कि कांग्रेस वाले नहीं करते, कांग्रेस वाले भी करते भाई। लेकिन ऐसा नियम बनाया गया है कि आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद एक नागरिकता पर अच्छे से कानून बनाएगी और जो कानून है वह संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, ये जो नागरिकता है हमारे भारत में, नागरिकता कहाँ से ली गई है? एक क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारे देश की जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से। इसको एकदम रट लीजिएगा। हमारे देश में जो नागरिकता ली गई है वह ब्रिटेन से ली गई है। हमारे देश में नागरिकता है कैसी? एकहरी नागरिकता है, एकहरी, एकल प्रावधान। समझ रहा है नहीं? एकल प्रावधान है, ब्रिटेन से लिया गया है। एकहरी नागरिकता, एकल प्रावधान है। सबसे पहले कौन ज्ञात किया था? नागरिकता के बारे में कौन बताया था? अरस्तु बताया था। समझ में आया कि नहीं? समझ में आगे कि नहीं? अब अनुच्छेद 11 तक क्या है पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या है। समझ में आया कि नहीं? अब जो है नागरिकता से जो हम बताए हैं कि ये जो 5 से 8 तक जो भी नागरिकता संबंधित नियम बनाए गए थे वो उस समय की परिस्थितियों को देख के बनाए गए थे कि हमारे भारत में सब आजाद हो रहे हैं तो जन्म के बाद कैसे सबको दी जाएगी, या हमारे भारत में हमारे साथ विदेशों के लोग रह रहे हैं तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी। बहुत से लोग जो बाहर, भारत से बाहर लड़ रहे हैं, जैसे लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गठन किया था अपने सेना का, तो वहां पे जो है उसका उनको भी नागरिकता चाहिए ना। उनको भी तो नागरिकता चाहिए ना, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? तो इस चीजों को सोच कर ही ये सब नियम बनाए गए थे। समझा रहा है कि नहीं? इन चीजों को सोच कर ही ये सब नियम बनाए गए थे। अब हम बनाएंगे कि
अब हमारे देश में नागरिकता कैसे दी जाती है, हमारे देश में नागरिकता कैसे दी जाती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक पढ़िए। अब हम आपको पढ़ाएंगे तो जो है नागरिकता अधिनियम 1955। तो कभी कभी पूछता है कि नागरिकता के लिए संबंधित जो अधिनियम है कब लाया गया था, तो वह 1955 में लाया गया था, पहली बार नागरिकता का अधिनियम। और उसमें संशोधन कब किया गया था? 1986 में। 1986 में जब 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया था तो उसमें 5 प्रकार से नागरिकता देने का प्रावधान था, 3 प्रकार से नागरिकता छीनने का प्रावधान था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां तक तो हमने आपको बता दिया। अब नागरिकता अधिनियम बताना है आपको, CAA बताना है, NRC बताना है, NPR बताना है, NRI बताना है, PIO बताना है, OCI बताना है, ये सब कुछ बताना है आपको। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या होता है OCI कार्ड धारक, क्या होता है PIO कार्ड धारक, क्या होता है NRI खाते भी होते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, पढ़ लीजिएगा, हम इसको बता रहे हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 से शुरू हुआ, उसमें सुधार आया 1986 में, फिर उसमें सुधार हुआ 1992 में, फिर इसमें सुधार हुआ 2003 में, फिर उसके बाद 2005 में, फिर 2015 में, अब 2019 में NRC वाला मामला जो था वो तो था ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना बता दिए ना। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक हम नागरिकता किसे कहते हैं, किसे नागरिक कहा जाता है, हमने सब कुछ आपको बता दिया है। अब हमको बताना है नागरिकता अधिनियम 1955 जिसके तहत फिलहाल सबको नागरिकता दी जाती है। वर्तमान में जैसे नागरिकता सबको दी जाती है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी जाती है, क्योंकि उस समय जो नागरिकता बनाई गई थी वह उस समय की परिस्थितियों को देखकर बनाई गई थी। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि वो जो नागरिकता बनाई गई थी वो उस समय की परिस्थितियों को देखकर बनाई गई थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये मैं जितना बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। इतना आप नोट कर लीजिए। इतना में से इसके बाद पूछेगा नहीं क्वेश्चन नागरिकता से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में नागरिकता अधिनियम 1955 के साथ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।